नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। देश अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। खुशियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं आज़ादी की। मगर ऐसे में जब हम आज़ाद हैं, ज़रूरत है कि हम याद करें अपने उस वक्त को जिस वक्त में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून की कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है और आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। ऐसे में जो एपिसोड हम लगातार चला रहे हैं, 3 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। भगत सिंह की वो अनसुनी कहानियों पर हमने कई सारी कहानियाँ कहीं। समीर सर हमारे साथ मौजूद हैं जो भगत सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं और हम कई स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र अपने इस प्रोग्राम में करते रहेंगे। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो फिर क्या होता है सर, जब वो खून वाली घटना तो आपने बता दी। अब आपने बताया था कि काकोरी जो होता क्या ट्रेंड है कि गांधी जी के द्वारा जब वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो कुछ समय तक तो ये जो छात्र नौजवान थे वो जो है काफ़ी हताश और निराश रहे थे, लेकिन अंततः उन लोगों ने रास्ता चुन लिया, क्रांति का रास्ता। और जब क्रांति का रास्ता चुन लिया तो उन लोगों के लिए समस्या यह थी फंड कहाँ से आएगा, और दूसरी बात है कि आम जनता के बीच अपनी बातों को कैसे पहुंचा पाएंगे। ये चूँकि सरकार न तो कोई सरकारी मीडिया इन लोगों की बात को छापता था और न ही जो उस समय की देश की मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस थी वो इन लोगों के पक्ष में कोई बात रखता था। तो इन लोगों के लिए समस्या यह था कि फंड इकट्ठा करना है, और इन लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया था उस समय, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन इन लोगों ने बना लिया था, और उसी संगठन के माध्यम से ये जो है अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने प्लस नए भारत को बनाने का जो सपना इन लोगों ने देखा था उसको इम्प्लीमेंट जैसो करने का कोशिश कर रहे थे। तो होता क्या है कि जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ उसका दो मूल कारण इन लोगों के दिमाग में था। एक तो यह कि संगठन का काम कैसे चलेगा, आर्थिक जैसे समस्या कैसे दूर होगा। तो आर्थिक समस्या कैसे दूर होगा तो इसके लिए फंड चाहिए था। फंड इन लोग को देता कौन? न तो ये पूंजीपतियों की वकालत करने वाले थे, न ये लोग जमींदारों की वकालत करते थे। ये लोग तो जमींदारों और जो है सो पूंजीपतियों के खिलाफ थे, और उतना ही खिलाफ थे जितना अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। हम लोग जब आगे इनकी विचारधारा के बारे में देखेंगे तो उसमें साफ पता चलेगा कि ये कितना जो है सो आपको नफरत किया करते थे देसी विदेशी हर तरह के शोषकों से। तो कोई तो इनको फंड देने वाला था नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि भगत सिंह का अपना वेशभूषा कैसा हो चला था कि कोट पर पहने हुआ है तो उसका बाँह फटा हुआ है, कोट के अंदर शर्ट नहीं है, जूता है तो अनगिनत उस पर चिप्पी लगा हुआ। तो इससे समझा जा सकता है कि उन लोगों का कैसे ज़िंदगी गुजर हो रहा था। तो सवाल था कि अब संगठन चलेगा कैसे और राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कैसे। तो एक फैसला हुआ कि सरकारी खजाना को लूटा जाए, और दूसरा फैसला हुआ कि भाई देश जो अभी बिल्कुल एक ढंग से समझिए कि किंग कर्तव्य मूड की अवस्था में था, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे और स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग भी घोषित कर लिए थे। तो था कि भाई देशवासी क्या करेगा। तो उस समय एक तो दूसरा था इनका उद्देश्य कि देशवासियों को संदेश देना कि जो है नहीं, जैसो क्रांति का भी एक रास्ता है। गांधी जी अगर वापस लिए आंदोलन तो लिए, हम लोग अभी आंदोलन चलाएंगे। तीसरा जैसो इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भी संदेश देना कि हम जैसो अगर देश को आज़ादी नहीं मिली और देश का शोषण जैसो देसी विदेशी शासक अगर करता रहा तो भारतीय छात्र नौजवान कोई भी रास्ता अपना सकता। ये दो तीन तरह का उनका उद्देश्य था, जिसके चलते उन लोगों ने ये जैसो रास्ता अपनाया। होता क्या है कि काकोरी से लखनऊ जा रही थी एक ट्रेन, उस पर सरकारी खजाना था। तो इन लोगों ने फैसला लिया कि भाई इसी ट्रेन को लूट लेना है, खंजा, और उसमें सरकारी खजाना है उसको लूट लेना है। उसमें मेनली 10 जो है सो साथी तैयार हुए थे, जिसमें से अहम रोल अदा किया था राम प्रसाद बिस्मिल और उनके बहुत ही प्रिय दोस्त अशफाक उल्ला खां।
तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां के बीच की दोस्ती पुंज है सो काफ़ी जगजाहिर है। उसके अलावा ठाकुर रोशन सिंह का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो ये लोगों ने जो फैसला लिया कि भाई ट्रेन लूटा जाए, तो जर्मनी का पिस्तौल इन लोगों ने ऊपर किया और उसके बाद ये लोग उस ट्रेन पर सवार हो गए। 3 साथी ने ट्रेन को रोका और बाकी जो साथी थे वो जो है खजाना लूट लिया। लेकिन उस ट्रेन पर जो और यात्री लोग थे, पहले उन यात्रियों को इन लोगों ने धमका भी दिया था और समझा भी दिया था कि भाई हम कोई चोर जैसे गुंडा या डकैत नहीं है, हम देश की आज़ादी के लिए ट्रेन में जो खजाना है सरकारी उसको लूटना चाहते हैं, इसलिए आप लोग काइंडली चुपचाप बैठे रहिए। अगर आप लोग हो हल्ला करिएगा या हमको डिस्टर्ब करिएगा तो आपको भी परेशानी होगी। लेकिन होता क्या है कि उसी में से एक पैसेंजर डर से नीचे उतर गया। नतीजा है कि पुलिस भी गोली चला रही थी क्रांतिकारियों पर, ये लोग भी पुलिस पर गोली चला रहे थे। उसी गोलीबारी के दौरान जो पैसेंजर डर से उतरा उसकी वहीं पर मौत हो गई और ये लोग जो है ट्रेन लूट करके फरार हो गए। कहा जाता है कि इन लोगों के हाथ में उस समय 4,000 रुपया हाथ लगा था। सिर्फ 4,000 रुपये? सिर्फ 4,000 रुपया उस समय इन लोगों के हाथ लगा था। तो वहाँ से ये लोग फरार होते हैं और उस कांड में भगत सिंह स्वयं उस समय नहीं थे, उनके संगठन के सारे लोग थे। लेकिन जो है ये लोग जो फरार हुए तो लंबे समय तक ये लोग अरेस्ट नहीं हो रहे थे। तो पुलिस ने एक ही मंत्र जपना शुरू कर दिया कि भगत सिंह को किसी तरह पकड़ा जाए, और अगर भगत सिंह को पकड़ लेते हैं तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड का पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा और जो भी अन्य क्रांतिकारी हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं। तो और उसके बाद जो है, हालांकि देखिएगा कि भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती कांड के बारे में 1.5 साल तक लगातार पंजाब से निकलने वाला जो एक पत्रिका था उस समय कीर्ति, उसमें 1.5 साल लगातार उन्होंने जो है सो बाज़ाब्ता सीरियली लेख लिखने का काम किया था। क्योंकि भगत सिंह की एक आदत थी कि जिस भी घटना के बारे में या जिस भी क्रांतिकारी साथी के बारे में थोड़ा सा भी उनको जानकारी मिलता था उसके बारे में वो लिख करके पूरे देश दुनिया को जताने की कोशिश करते थे। मतलब ये था कि हर सहयोगी का रोल क्या है ये दुनिया को बताना चाहते थे। तो 1.5 साल तक किस क्रांतिकारी ने किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह किया, उसमें अशफाकुल्ला खां का क्या रोल था, राम प्रसाद का क्या रोल था, रोशन सिंह का क्या रोल था, बख्शी का क्या रोल था, सब के बारे में वो लगातार लिखते रहे थे। तो होता क्या है कि एक बार जो है चूँकि पुलिस फैसला कर ली कि भाई जो भगत सिंह को पकड़ो तो बहुत सारी समस्या का अंत हो जाएगा। तो एक बार तो पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। एक बार कुछ ज़रूरी काम से ये जो है अमृतसर के रास्ते लाहौर जा रहे थे और कहीं दूसरी जगह से वो जर्नी कर रहे थे। तो जब अमृतसर इनकी ट्रेन पहुंची तो कुछ ज़रूरी काम से स्टेशन पर ये उतर करके बाहर निकले तो इनको एक आभास हो गया कि पीछे से लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो देखते क्या है कि एक सिपाही है। तो थोड़ा सा इन्होंने अपनी गति तेज़ कर दी चलने का, तो फिर सिपाही भी तेज़ से चलने लगा। तब इनको यकीन हो गया कि ये मेरा पीछा कर रहा है। हालांकि उस समय भगत सिंह अगर चाहते तो वहीं पर गोली से उसको उड़ा सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो है ऐसा करने का फैसला नहीं लिया। बगल में ही एक गली नुमा रास्ता था, उस रास्ते में वो घुस गए। पीछे से वो सिपाही भी दौड़ गया तो कई गली को क्रॉस करते करते आगे पीछे दौड़ ये लोग लगा रहे थे। अंत में जो है वो गली का रास्ता जब बंद होने की अवस्था में था तो इनका ध्यान एक घर के बोर्ड पर पड़ा। घर पर लिखा हुआ था एडवोकेट सरदार शार्दुल सिंह। तो इन्होंने क्या किया कि तुरंत उनके जैसो घर में जो है सो छलांग लगा दिया, कूद गए उनके घर में
और उस समय वकील साहब जो थे वो अपना कुछ वकालत का काम टेबल पर बैठ के कर रहे थे। ये वहाँ पहुँचे और एक सांस में पिस्तौल निकाला, उनके टेबल पर रखा और बता दिया कि हम क्रांतिकारी हैं, पीछे से पुलिस मेरे आ रही है। अगर आपने बचाने का प्रयास नहीं किया तो आप भी अरेस्ट होइएगा, हम भी अरेस्ट होंगे, या फिर आप मारे जाइएगा। तो नतीजा क्या है कि वो जो सरदार शार्दुल सिंह थे वो खुद जो है देशभक्त थे। उन्होंने इनको तो ये क्या, भगत सिंह को पहले से नहीं पता था कि वो भी नहीं, क्रांतिकारी हैं? भगत सिंह को उनके बारे में पता नहीं था। ये तो समझिए खतरा मोल लिया था कि उनके घर में घुसे थे, संभव है कि वो पुलिस को कह भी देता, लेकिन जो है ये खतरा मोल लिए घर में घुसे और लगता है डराने के भी से ही पिस्तौल उनके टेबल पर रख करके बताया कि हम कौन हैं। लेकिन वो खुद एक जो है सो देश प्रेमी एडवोकेट थे, तो उन्होंने इनको शांतिपूर्वक छुपा करके बैठाया अपने मकान में, और खुद वो अपने घर से बाहर गेट पर आकर के खड़े हो गए। शायद उनकी मंशा ये रही होगी कि पुलिस आएगी तो उसको हम बरगला देंगे। और कुछ देर के बाद पुलिस जो है घूमते घामते उन्हीं के घर के गेट के पास आई, इनसे पूछा कि भाई कुछ ने एक नौजवान, सिख नौजवान इधर भागते हुए आया है? कहा हाँ हाँ, अभी कुछ देर पहले आया था। वो जो है कीर्ति अखबार जो पत्रिका का ऑफिस जो है उधर ही जो है सो भागा, चूँकि कीर्ति पत्रिका उस समय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्रिका हुआ करता था और पंजाबियों के बीच वो काफ़ी पॉपुलर था उस समय, खास करके अमृतसर के इलाके में। तो पुलिस ऐसे भी कीर्ति अखबार पर जो है शक किया करती थी। तो पुलिस जो थी वो जो है चली गई कीर्ति अखबार की तरफ, और तब तक बहुत सारी पुलिस आ चुकी थी। तो दिन भर तो सरदार भगत सिंह इस तरह से वकील साहब के घर में रहे। शाम में ये जो है वहाँ से फिर निकल गए लाहौर के लिए। लाहौर के लिए निकले, लेकिन पता नहीं क्या इनको जल्दबाजी था जो इतना रिस्क लिया कि सुबह में पुलिस पीछा कर रही है अमृतसर में और दिन भर उनको खोज रही है, और फिर ये शाम में लाहौर के लिए निकल गए। लाहौर स्टेशन पर जब ये उतरते हैं वहाँ एक पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है। अच्छा, अरेस्ट हो जाते हैं भगत सिंह? वहाँ पर भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद एक खूंखार पुलिस अफसर था, उसके हवाले इनको कर दिया जाता है कि जो है किसी तरह से इन पर आरोप जो है सिद्ध करवाना। मतलब ये उन लोगों ने भगत सिंह जानकर ही गिरफ्तार किया था? जानबूझ करके जैसो गिरफ्तार करना था। और ये जो, और इस बीच और इसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ है, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब क्या कि भगत सिंह को, चूंकि भगत सिंह का नाम तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में आया नहीं था, तो इनको किस आरोप में जो है सो गिरफ्तार करता, लेकिन गिरफ्तार करना पुलिस के लिए ज़रूरी था कि भाई यही मेन सूत्रधार है, इसको पकड़ो सारा बंडा फूट जाएगा। तो इनको पकड़ने के लिए जो है पुलिस ने एक बहुत बड़ा साजिश किया था लाहौर में। लाहौर में क्या साजिश किया था कि वहाँ उस समय दशहरा का मेला बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। तो दशहरा के मेला का लाभ उठाने का प्रयास पुलिस ने की। तो पुलिस का, चूँकि हम लोग भी जानते हैं कि अभी भी हमारे बिहार में या देश के दूसरे हिस्से में पुलिस की हर थाने में दलाल होता है। उस दलाल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा साजिश पुलिस करवाती है। जो इन्फॉर्मर होता है, तो जो स्पाई का काम करता है। तो उसी ढंग से लाहौर में एक चंदनदीप नाम का स्पाई था, दलाल था पुलिस का। तो चंदनदीप को पुलिस ने तैयार किया कि ये जो दशहरा का मेला लग रहा है, उस मेले में तुमको बम फोड़ना है और बम पटकना है, कुछ लोग मारा जाएगा, कुछ घायल होगा, और आरोप हम लोग लगा देंगे भगत सिंह और उनके साथियों पर कि उन्हीं लोगों का ये काम है, बम पटका है और इसीलिए कुछ लोग जो मारे गए और घायल हुए। और वही हुआ। मेले के दिन जो है चंदनदीप ने जो है बम विस्फोट कर दिया भीड़ में। 1 दर्जन लोग मारे गए, 4 दर्जन लोग घायल हुए पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। और जो है तुरंत पुलिस ने बयान दे दिया कि भाई पता चल गया है इसमें भगत सिंह और उनके साथियों का हाथ है। उसी आरोप में पुलिस इनको जो है गिरफ्तार कर ली लाहौर स्टेशन पर। और जब ले गई तो एक खूंखार पुलिस अफसर के हवाले इनको कर दी पूछताछ करने के लिए, ताकि कुछ भी उगलवाया जाए।
उस खूंखार पुलिस अफसर को जितना टॉर्चर करना था उतना टॉर्चर इनके साथ किया, लेकिन इनके मुंह से एक भी जो है शब्द उगलवा नहीं पाया, न तो वही अपने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में और न ही कोई और साथियों के बारे में या खुद इनके अपने बारे में कि आगे हम क्या, हमारी क्या योजना है या पहले क्या किया। नतीजा क्या है कि जब मामला कोर्ट में चला तो कोर्ट में इनके खिलाफ में पुलिस कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सकी तो इनको कोर्ट ने जमानत दे दिया। लेकिन जमानत जो दिया तो वो जमानत एक तरफ इनके लिए खुशी का मौका था तो दूसरे तरफ बंधन का भी मौका था। खुशी का मौका ये था कि भाई वो अब जेल से बाहर आ रहे हैं, और बंधन ये था कि जमानत की राशि का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था। उस समय 60,000 रुपया रखा गया। 60,000, जबकि काकोरी डकैती में सिर्फ 4,000 रुपया लूटा गया था। तो 60,000 जो है जमानत की राशि के पर जो है छोड़ा गया था इनको। तो सवाल है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता और इनके क्रांतिकारी साथियों के पास कहाँ से पैसा आता। तो दो सज्जन थे लाहौर में, उन दोनों व्यक्तियों ने अपनी ओर से इनका जो है सो आपको जमानत की राशि का भुगतान मतलब 60,000 रुपये दिया। उस समय 60,000 तो सर 60,000 अभी का कई करोड़ हो सकता है ना, कई करोड़ हो सकता है। तो दो जो है संभ्रांत कहें या जो है देशभक्त व्यक्ति कहें, उन दो व्यक्तियों ने 60,000 रुपया जमानत की राशि दे करके इनका जमानत करवाया। अब सवाल हो जाता है कि नैतिकता के बंधन में भगत सिंह फंस गए कि अगर फिर एहसान हो गया। हाँ, ये तो एहसान हुआ। अगर वो फिर क्रांतिकारी एक्शन में आते हैं तो इन जमानत राशि जो है वो जो है ये हो जाएगा, इनको चुकाना पड़ जाएगा दो सज्जन को। और अगर जो है फिर कोई क्रांतिकारी रास्ता नहीं अपनाते हैं तो जो है उनका संगठन कमज़ोर हो जाएगा। तो ये काफ़ी जो है उहापोह की स्थिति में पड़ गए। तो उसी दौरान जो है इनके घर वालों ने तय किया कि भाई 60,000 रुपया चुकाना है, कोई मामूली बात नहीं है, तो इसके लिए कुछ काम किया जाए। तो सरदार किशन सिंह ने लाहौर के नज़दीक एक खासरिया इलाका था, गांव था, वहाँ कहा भगत सिंह को कि एक काम करो, तुम डेयरी खोलो, हम जो है सो बैल और गाय का उपाय ये गाय और भैंस का उपाय करते हैं, तुम डेयरी खोलो और उससे जो इनकम हो उससे तुम 60,000 रुपये इकट्ठा करने की कुछ समय मिला था कि इस समय में, हाँ ना। तो वो जो डेयरी खोला तो उसमें भगत सिंह रात दिन खुद मेहनत किए और दूध जो है तांगे पर लौट करके खासरिया से आपको लाहौर स्टेशन आकर के लाहौर टाउन में आकर के बेचा करते थे। तो बहुत जल्दी जो है वो उनका डेयरी चल गया। लेकिन इस दौरान भगत सिंह शांत नहीं रहते थे। लाहौर जाए दूध बेचने के बहाने आने के क्रम में वो अपने क्रांतिकारी साथी से मिला भी करते थे और फिर क्रांतिकारी लोग जो थे वो इनके घर पर पहुंच करके आपस में विचार विमर्श किया भी करते थे। बाकी जो टाइम इनको मिलता था उस दौरान इन्होंने लिखने पढ़ने का बहुत काम किया, चूँकि सक्रिय एक्टिव रूप में तो जैसो संगठन का काम कर नहीं रहे थे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि जो है इनको लगा कि ऐसे हम कब तक शांत बैठे रह सकते हैं। तो उस समय जो है पंजाब असेंबली में 2 सदस्य हुआ करते थे जो कि पंजायसो भारतीय ही थे। उन दोनों सदस्यों ने पंजायसो आपको असेंबली में भी सवाल उठाया और पंजाब के गवर्नर को भी लेटर लिखा, जोरदार लेटर लिखा, जोरदार ढंग से असेंबली में सवाल उठाया कि अगर भगत सिंह आरोपी है, उस पर सही आरोप है लाहौर में जैसो बम विस्फोट का, तो उस पर केस चला करके जो सज़ा है उसको दिया जाए, अन्यथा जमानत की राशि का जो शर्त उस पर रखा गया है वो हटाया जाए। ये जो जोरदार तरीके से असेंबली में मुद्दा उठाया गया और गवर्नर को पत्र लिखा गया, उसका नतीजा हुआ कि कुछ ही समय के बाद जमानत की राशि का शर्त भी इन पर से हटा लिया गया।
और जब हटा लिया गया तब तो ये फ्री हो गए तो उसके बाद जम करके इन्होंने जो है सो फिर संगठन का काम करना शुरू कर दिया। और कैसे वो संगठन का काम होता है तो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे दिल्ली आते हैं, कैसे लाल किला में आते हैं और कैसे फिर अपने संगठन का जैसो नाम बदलते हैं, कैसे अपना बाल और वेशभूषा बदलते हैं, जो कि आगे हम लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी कि भगत सिंह ने कितनी परेशानियों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और आगे हम उनकी और भी कहानियाँ सुनेंगे और उनकी अनसुनी कहानी को जानकर अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जगाएंगे। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी ये कहानी